Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today I am here with a new chapter, chapter 13, motion and time. In this chapter, we are going to learn slow or fast, speed, measurement of time, units of time and speed, measuring speed, and distance time graph. Okay, so let's start. In class 6, you learned about different types of motion. तो क्लास 6 में अलग अलग तरह की जो मोशंस है उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं. यू लर्न दैट मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी सर्कुलर और पीरियडिक. कैन यू रिकॉल दिस थ्री टाइप्स ऑफ मोशंस? तो क्लास 6 में हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ चुके हैं. उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का मोशन देखे हैं, सर्कुलर पथ पे मोशन देखे हैं और पीरियडिक मोशन भी देखे हैं. Table 13.1 gives some common examples of motions. Identify the types of motion in each case. तो यहाँ पे टेबल 13.1 जो है इसमें कुछ मोशंस के बारे में बताया गया है. ओके, तो सिंपल सा कुछ मोशंस दिया गया है. इसमें कौन सी मोशन है आपको ये आइडेंटिफाई करके लिखना है. रिकॉल कीजिए क्लास 6 में जो पढ़ चुके थे उसको. सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट. तो सोल्जर जो एक मार्च पास्ट में चलते हैं वो कौन सी मोशन होता है? अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना. तो इस तरह से बाकी जितने भी है उसका आपको देख के ये लिखना है कि कौन सी मोशन है उसमें, या वो स्ट्रेट लाइन में है या सर्कुलर मोशन है और पीरियडिक मोशन है. नाउ इट इज कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज स्लो व्हाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट. तो ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि आप हर रोज में देखते हैं कि कुछ मोशंस जो होता है वो काफी स्लो होता है, जहाँ की कुछ मोशंस काफी फास्ट होता है. जैसे आप साइकिल से जब स्कूल आते हो तो आप जितने रफ्तार से, जितने स्पीड से आप आते हो, पीछे से बाइक आपको क्रॉस करके पहले निकल चुके होते हैं. क्यों? क्योंकि आपका मोशन जो है वो काफी स्लो है और जो बाइक का मोशन है वो काफी फास्ट होता है आपके अकॉर्डिंग. नाउ स्लो और फास्ट. We know that some vehicles move faster than others. Even the same vehicle may move faster or slower at different times. तो हम लोगों को ये पता है कि कुछ vehicles जो है वो काफी फास्ट भागता है और कुछ vehicles जो है काफी स्लो चलता है. और जो फास्ट चलने वाला vehicles है वो भी टाइम के साथ साथ कभी कभार स्लो भी चलता है, कभी कभार फास्ट भी चलता है. Make a list of 10 objects moving along a straight path. Group the motion of this object as slow and fast. तो आपको एक लिस्ट बनाने हैं जिसमें 10 ऑब्जेक्ट्स का नाम हो जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो. ओके, और इसमें आपको ग्रुप इस तरह से बनाना है जिसमें स्लो मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट और कोई फास्ट मूव कर रहा है. हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट? तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है और कौन से ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहे हैं? If vehicles are moving on a road in the same direction, we can easily tell which one of them is moving faster than the other. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. तो जो vehicles रोड में मूव करता है, चलता है, एक ही रास्ते से अगर चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है, तो आप बहुत आसानी से देख के बता सकते हो कि कौन सा ज्यादा फास्ट चल रहा है, कौन सा ज्यादा स्लो चल रहा है ना. Let us look at the motion of vehicles moving on a road. तो अभी क्या करेंगे हम लोग, एक जगह पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक फोटो हम लोग देखेंगे जिसमें बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे चल रहा हो और उसको देख के हमें बताने हैं. ओके, तो एक्टिविटी 13.1. Look at figure 13.1. It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time. तो यहाँ पे फिगर 13.1 जो दिया गया है उसको आप ध्यान से देखिए. उसमें कुछ व्हीकल्स दिया गया है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है. Now look at figure 13.2. It shows the position of the same vehicles after some time. तो इसके साथ साथ 13.2 एक फिगर और दिया गया है जिसमें वही व्हीकल्स कुछ टाइम बाद कहाँ पे पहुंचा है वो दिया गया है. From your observation of the two figures, answer the following questions. तो ये दो फिगर जो है 13.1 एंड 13.2 काफी ध्यान से आपको देखने हैं. देखने के बाद अभी कुछ क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको देना है. Which vehicle is moving the fastest of all? तो जितना भी व्हीकल्स है इसमें सबसे ज्यादा
तेजी से कौन जा रहा है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी व्हीकल है, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल, और इसमें सबसे स्लो मूव कर रहा है कौन सी व्हीकल। ओके, तो ये आपको बताना है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड which one is faster or slower. For example, imagine that you have gone to see off your friend at the bus stop. Suppose you start pedaling your bicycle at the same time as the bus begins to move. The distance covered by you after 5 minutes would be much smaller than that covered by the bus. Would you say that the bus is moving faster than the bicycle? तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि एक सर्टेन टाइम आपको अगर दिया जाता है तो उस टाइम में दो ऑब्जेक्ट कौन कितना दूर तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये अगर आपको पता चल जाए तो आप पता कर सकते हो कौन फास्टेस्ट है और कौन स्लोएस्ट है, राइट। जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड को बस स्टैंड में छोड़ने के लिए गए, बस स्टैंड में आप अपने फ्रेंड को छोड़ दिए, बस पे वो चढ़ गए, बस जब चलना स्टार्ट की उस टाइम आप भी चलना स्टार्ट किए हो। ओके, अब 5 मिनट बाद आप जितने डिस्टेंस कवर किए हो बस उससे कई गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि बस जो है वो काफी फास्ट मूव कर रहा है। We often say that the faster vehicle has a higher speed. In a 100-meter race, it is easy to decide whose speed is the highest. One who takes shortest time to cover the distance of 100 meters has the highest speed. तो जो फास्टर व्हीकल है, जो व्हीकल ज्यादा तेज चलते हैं उसका स्पीड जो होता है वो भी हाई होता है। जैसे कि 100 मीटर का रेस हमारा होता है स्पोर्ट्स डे में, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं ना कि कौन फास्ट आया, देख लेते हैं कौन ज्यादा तेज भागा वो फास्ट आता है। जो शॉर्ट टाइम पे सबसे कम समय पे जो 100 मीटर का दूरी कवर कर लेता है वही फास्ट होते हैं, वही विनर होते हैं। सो नाउ स्पीड, You are probably familiar with the word speed. Speed जो है ये वर्ड काफी आपका सुना सुना सा लग रहा होगा। In the examples given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. तो यहाँ पे हायर स्पीड जो है इसका मतलब क्या होता है, स्पीड जिसका रफ्तार ज्यादा तेज हो वो शॉर्ट टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unique time. तो हमें अगर ये जानना है कि कौन ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पर्टिकुलर टाइम देना होगा। जैसे कि मान लो 5 मिनट्स, अब 5 मिनट्स में दो ऑब्जेक्ट या जितने भी ऑब्जेक्ट के बीच में आप कंपेयर करना चाहते हो वो देखना होगा कि 5 मिनट में वो सारे ऑब्जेक्ट कौन कितना दूर तक जाता है। जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो ज्यादा फास्टेस्ट होगा, राइट, दैट वन इज द फास्टेस्ट। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. तो जैसे कि दो बस के बीच में ही अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन ज्यादा फास्टेस्ट है, तो देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में दोनों बस कितने डिस्टेंस कवर किया। 1 घंटे में एक बस अगर 40 किलोमीटर कवर करता है और एक अगर 35 किलोमीटर कवर करता है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि 40 किलोमीटर जिस बस ने कवर किया है 1 घंटे में वो ज्यादा फास्ट था, उसका स्पीड ज्यादा था। We call the distance covered by an object in a unit times as the speed of the object. तो जो डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिट टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कहते हैं हम उसको। ओके, when we say that a car is moving with a speed of 50 km per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometers in 1 hour. तो हम अगर कहते हैं कि कोई एक कार जो कि 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार 1 घंटे में 25 किलोमीटर का दूरी कवर करता है। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. In fact, it starts moving slowly and then picks up speed. So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. तो एक कार जब 50 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 50 किलोमीटर के तेज से ही चला हो, वो पहले धीरे से चलना स्टार्ट किया होगा,
बीच में काफी तेजी से चला होगा और फिर स्लो होके रुक गया होगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 50 किलोमीटर, ओके, 50 किलोमीटर। We do not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that hour. तो इसमें हम लोग ये नहीं सोचते कि 1 घंटे में वो पूरा कांस्टेंट 50 किलोमीटर के स्पीड से ही चला हो तो हम कहेंगे, जरूरी नहीं है। फर्स्ट हाफ एन आवर वो 25 के स्पीड से भी चल सकता है, लास्ट हाफ एन आवर वो 75 की स्पीड से भी चल सकता है, तो एवरेज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होता है, ओके। The speed calculated here is actually the average speed of the car. तो यहाँ पे जो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये एक्चुअली एवरेज स्पीड होता है उस कार का, ओके। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो इस बुक में ये जो स्पीड है, स्पीड को हम लोग जो बताते हैं स्पीड दैट मींस एवरेज स्पीड, ओके। टोटल टाइम जो है हमारा यूनिट ऑफ टाइम उतने में वो जितना किलोमीटर कवर किया होगा एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, ओके। तो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड, किसी का भी स्पीड हमें निकालना है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल उसको जितना टाइम लगा है उससे, ओके। इन एवरीडे लाइफ वी seldom find objects moving with a constant speed over long distances or for long durations of time. If the speed of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be non-uniform. On the other hand, an object moving along a straight line with a constant speed is said to be in uniform motion. Okay? तो यहाँ पे स्पीड जो है अगर कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है कोई कार या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव ना करे, कभी उसका स्पीड बढ़े कभी घटे, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ओके। In this case, the average speed is the same as the actual speed. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज जो स्पीड है उसको निकालते हैं और उसी को हम लोग एक्चुअल स्पीड के नाम से जानते हैं, ओके। We can determine the speed of given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. तो यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए हमें मेजर करना जरूरी है उसका स्पीड निकालने के लिए। In class 6 you learned how to measure distance, but how do we measure time? Let us find out. क्लास 6 में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं ये आपको पता चल गया था। अभी हमें टाइम कैसे मेजर करता है ये जानना है, ओके। तो टाइम मेजर करना सीखेंगे तो ही हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे। सो नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम। If you did not have a clock, how would you decide what time of the day it is? अगर आपके पास क्लॉक ना हो, घड़ी ना हो, तो टाइम कितना हो रहा है आप बता पाएंगे? नहीं ना। Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? क्या आप कभी ध्यान से देखें, बड़े किसी से अगर टाइम आप पूछते हैं कभी, उनके पास अगर घड़ी नहीं भी होता है तो वो एक अंदाज से एक बता देते हैं अभी 2:30 बजा होगा, और आप जाके देखते हो हाँ 2:35 या 2:40 इस तरह होता है टाइम, है ना। तो शैडो की तरफ देख के अपना टाइम बता देते हैं दिन में। How do we measure time interval of a month, a year? Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. तो ये जो एक मंथ, एक ईयर, ये कैसे आया? तो हमारे पूर्वज जो थे वो लोगों ने काफी एक्सपीरियंस किए हैं रेगुलर लाइफ को एक्सपीरियंस करते हुए उन्होंने देखे कि मॉर्निंग में सूरज जो है वो उगता है और इवनिंग में ढल जाता है, फिर अगले दिन सुबह सूरज उगता है ना। तो सनराइज से लेके नेक्स्ट सनराइज तक एक डे हम लोग मानते हैं। सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। तो इस तरह एक मंथ हम लोग कैसे काउंट करते हैं, एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक एक मंथ होता है।
A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. उसी तरह ईयर जो है एक साल किसको कहते हैं? सन के चारों तरफ अर्थ जो घूमता है, एक राउंड लगाता है, तो उसको हम लोग एक ईयर से कंसीडर करते हैं. ओके, एक रेवोल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है? सन के चारों तरफ अर्थ को 365 डेज 5 hours 48 minutes 46 seconds. तो यहाँ पे 365 डेज में हम लोग 1 hour कंसीडर करते हैं, राइट? और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज आता है. Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. तो अभी हमें क्या मेजर करना है? इंटरवल्स ऑफ टाइम हमें मेजर करना है. एक दिन के अंदर भी छोटा छोटा पार्ट में हमें डिवाइड करना है. ओके, क्लॉक्स और वॉचेस आर perhaps the most common time measuring devices. Have you ever wondered how clocks and watches measure time? तो यहाँ पे क्लॉक्स और वॉच जो है ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है. इससे हम लोग टाइम देखते हैं और बताते हैं कि अभी इतना टाइम हो रहा है. तो ये क्लॉक जो है, वॉच जो है, ये टाइम को कैसे मेजर करता है? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that of a simple pendulum. तो ये क्लॉक जो है, क्लॉक का वर्किंग प्रिंसिपल जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सब में एक मोशन फिक्स किया जाता है जो है पीरियोडिक मोशन. ओके, तो एक वेल नोन पीरियोडिक मोशन जो है, आप ये इसका नाम पहले ही सुने होंगे, सिंपल पेंडुलम. तो पेंडुलम जो है ये भी एक पीरियोडिक मोशन वाला डिवाइस है. ओके, a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. The metallic ball is called the bob of the pendulum. Okay, तो पेंडुलम जो है, पेंडुलम बेसिकली क्या होता है? इस तरह से आके यहाँ पे एक मेटेलिक बॉल होता है या फिर एक स्टोन लगा हुआ होता है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बॉब. ओके, फिगर 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position. तो फिगर 13.4a में जो आप देख पा रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे जो है ये रेस्ट पोजीशन में है. ओके, ये पेंडुलम जो है ये रेस्ट पोजीशन में है. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. तो जब इसको आप थोड़ा सा इधर लेके छोड़ते हो, थोड़ा सा इधर लेके जब आप इसको छोड़ते हो, तो ये क्या करता है? इस तरह मूव करने लगता है. ओके, इस तरह मूव करने लगता है. एक बार इस साइड में, एक बार इस साइड में, टू एंड फ्रो ये मूव करने लगता है. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion. तो ये जो इसका मोशन है पेंडुलम का, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जो ये मूव करते रहता है, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी मोशन भी कह सकते हैं. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to A, to B and back to O. तो यहाँ पे हम लोग इसको O मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B. इस पोजीशन, ओके, ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम लोग O मानते हैं, इस पोजीशन को A मानते हैं, और ये पोजीशन को हम लोग B मान लेते हैं. तो इसका एक ऑक्सीलेशन कब कंप्लीट होता है पता है? जब आप O से पोजीशन O से जब A तक आता है, फिर B तक जाता है, फिर O पे आके रुकता है, तो इसका वन ऑक्सीलेशन जो है कंप्लीट होता है. यानी कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से फिर यहाँ तक जब आता है तो वन ऑक्सीलेशन इसका कंप्लीट होता है. ओके, the pendulum also completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. तो इसके अलावा भी आप एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है, कह सकते हो, जब A एक्सट्रीम पोजीशन A का मान लो ये है और B का ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये अगर यहाँ से A से B तक पहुंचता है, फिर B से A के वो एक्सट्रीम पोजीशन तक आ जाता है, तो भी वन ऑक्सीलेशन
कंप्लीट हो रहा है आप कह सकते हो। The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. तो ये one oscillation complete करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है ये होता है टाइम पीरियड। क्लियर? Now activity 13.2. Set up a simple pendulum as shown in figure 13.4a with a thread or string of length nearly 1 meter. तो इस तरह के एक पेंडुलम आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है। एक स्ट्रिंग लीजिए ऑलमोस्ट 1 मीटर का। ओके, switch off any fans nearby. Let the bob of the pendulum come to rest at its mean position. तो उसके बाद एक थ्रेड आप ले रहे हो 1 मीटर का ऑलमोस्ट, यहाँ पे एक स्टोन आप बांध रहे हो। बांधने के बाद आसपास में कोई फैन ना चले वो ध्यान में रखना है और इसको रोकने देना है। ओके, इसका जो मेन पोजीशन है वो जो है हमारा यहाँ पे जैसे वो हम लोग पॉइंट किए थे वो पे आके रुक जाता है तो वो पे रखना है। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द बॉब on the floor below it or on the wall behind it. अगर आप कहीं दीवार पे इसको लटका रहे हैं या फ्लोर के पास आप लटका रहे हैं तो वो जहाँ पे रुक रहा है उसका वो जो है वहाँ पे मार्क कर लीजिए। अगर दीवार पे टांगते हैं तो यहाँ पे वो मार्क कर लीजिए। ओके, टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम वी विल नीड अ स्टॉप वॉच। तो ये पेंडुलम का टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए हमें एक स्टॉप वॉच की जरूरत है। However, if a stopwatch is not available, a table clock or wristwatch can be used. अगर आपके पास स्टॉपवॉच नहीं है तो आप एक टेबल क्लॉक या wristwatch का इस्तेमाल कर सकते हैं। To set the pendulum in motion, gently hold the bob and move it slightly to one side. तो इसको मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना है, बॉब को पकड़ना है, थोड़ा सा पुश कर देना है। ओके, एक साइड में जाने के लिए। Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. Remember that the bob is not to be pushed when it is released. Note the time on the clock when the bob is at its mean position. Instead of the mean position, you may note the time when the bob is at one of its extreme position. Measure the time the pendulum takes to complete 20 oscillation. Record your observation. Table 13.2. The first observation shown is just a sample. Your observation could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observations. By dividing the time taken for 20 oscillation by 20, get the time taken for one oscillation or the time period of the pendulum. तो अब करना क्या है कि आप जब इसको लटका दिए 1 मीटर एक धागा लिए उसमें एक स्टोन बांध लिए, बांधने के बाद यहाँ पे आप 0 मार्क किए, मार्क करके उसको एक साइड में खींच के लाना है, लाके उसको छोड़ देना है। ओके, छोड़ दोगे जब इस साइड में आएगा तो आप टाइम काउंट करना स्टार्ट करोगे। ओके, इस साइड से फिर वो आएगा जाएगा, इस तरह से 20 ऑक्सीलेशन उसको कंप्लीट करने देना है। ओके, इस कॉर्नर से इधर आके फिर वापस जब जाएगा तो 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर आगे वापस जाएगा 2 ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। तो इस तरह से 20 ऑक्सीलेशन आपको कंप्लीट कराने हैं और टोटल टाइम आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, ऑब्जर्व करके यहाँ पे टेबल 13.2 दिया गया है, इसमें आपको लिखना है। ओके, और फिर आप जो टाइम टेकन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितना ऑक्सीलेशन हुआ है और टाइम पीरियड कितना है उसको डिवाइड करके 1 ऑक्सीलेशन में कितना टाइम लगता है ये आप निकाल सकते हो। ओके, इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम इन ऑल केसेस। तो इसको एक बार नहीं आपको बार बार करके देखना है। ठीक है, क्योंकि एक बार करोगे तो थोड़ा गलत भी हो सकता है, तो आपको 4-5 बार एटलीस्ट आप करके देखो कि कितना आता है। ओके, और सब में डिवाइड करके देखना है कि 1 ऑक्सीलेशन में उसको कितना टाइम लगा है। क्लियर? Note that a slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. तो इसमें अगर इनिशियली आप जब छोड़ रहे हो थोड़ा सा टाइमिंग चेंजेस होता है तो उस पूरा मोशन पे उसको इफेक्ट नहीं करेगा। Nowadays, most clock or watches have an electric circuit with 1 or more cells. These clocks are called quartz clocks. The time measured by quartz clocks is much more accurate than that by the clocks available earlier. तो आज के डेट में जो है ये पेंडुलम क्लॉक जो है ये आज के डेट में नहीं दिखाई देता है उतना। अभी के जो क्लॉक है इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ओके,
उसमें एक से अधिक सेल लगा हुआ रहता है, वन या मोर देन वन सेल लगा हुआ रहता है, जिससे वो सर्किट रन करता है और उसी से टाइम जो है हमें मिलता है। तो आज का जो इलेक्ट्रिक सर्किट का जो टाइम है ये काफी एक्यूरेट होता है पहले के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ यहाँ पे देखो कुछ दिया गया है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली का नाम आप सुने होंगे, एक फेमस साइंटिस्ट है। उन्होंने उनके बारे में यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज कांस्टेंट। टाइम पीरियड जो है गिवन पेंडुलम का वो कांस्टेंट होता है। It is said that once Galileo was sitting in a church, he noticed that a lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly from one side to another. तो एक चर्च में गैलीलियो बैठे हुए थे और वहां से एक लैंप जो है वो कोई एक चेन के साथ सीलिंग पे टंगा हुआ था, लटका हुआ था और वो स्लोली मूव कर रहा था एक साइड से दूसरे साइड में। He was surprised to find that his pulse beat the same number of times during the interval in which the lamp complete one oscillation. तो वो सरप्राइज हो गए थे, क्यों? क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, पल्स बीट जो था वो सेम था। ओके, पेंडुलम के साथ उनका पल्स बीट जो था वो सेम था। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा था उनका भी पल्स बीट उतना ही था। Galileo experimented with various pendulums to verify his observation. He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete one oscillation. तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट काफी जगह पे कर चुके थे, करके वही देखे कि गिवन लेंथ में तो टाइम पीरियड जो होता है एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने का सेम होता है। This observation led to the development of pendulum clocks. तो इसी ऑब्जर्वेशन के बाद वो पेंडुलम क्लॉक जो है वो बना। Winding clocks and wristwatch were refinements of the pendulum clocks. तो पेंडुलम क्लॉक्स पहले बना था, उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफाई होकर ये wristwatch वगैरह बना है। ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। टाइम का बेसिक यूनिट जो है वो सेकेंड है। Its symbol is S. Larger units of time are minutes and hours. टाइम का लार्जर यूनिट क्या है? मिनट है और आवर है। You already know how these units are related to one another. तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ना? What would be the basic unit of speed? स्पीड का बेसिक यूनिट क्या होगा? Since the speed is distance by time, the basic unit of speed is meter per second. Of course, it could be expressed in other units such as meter per minute or kilometer per hour. Okay? तो स्पीड जो है, स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड को हम लोग क्या कह सकते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर जो है, डिस्टेंस टोटल जितना कवर करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम कह सकते हैं, है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका स्पीड का यूनिट क्या हो सकता है? डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम लोग? मीटर में, तो मीटर पर सेकंड हो सकता है। डिस्टेंस हम लोग मीटर पे मेजर करते हैं तो मीटर पर सेकंड हो सकता है, राइट? इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट। मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, मीटर पर मिनट भी इसका यूनिट हो सकता है और किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है यूनिट। ओके, you must remember that the symbols of all units are written in singular. For examples, we write 50 kilometer and not 50 kms, or 8 centimeter means cm and not 8 cms. Bocho is wondering how many seconds there are in a day and how many hours in a year. Can you help him? तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि यूनिट जब हम लोग लिखते हैं, जैसे 1 किलोमीटर लिखते हैं तो 50 किलोमीटर लिखेंगे क्या? ये अगर आप लिख देते हो तो गलत है।
ओके, आपको लिखना पड़ेगा 50 किलोमीटर। km यूनिट जो है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, उसको प्लूरल करने की कोशिश हमें नहीं करनी है। ओके, 1 सेकेंड अगर 1s लिखते हैं तो 10 सेकेंड भी 10s ही होगा। ओके, तो अब वो जो ये जानना चाह रहा है कि निकालने की कोशिश करना चाह रहा है कि एक दिन में कितना सेकेंड होता है। ओके, एंड हाउ मेनी आवर्स इन अ ईयर, और एक साल में कितना आवर होता है। तो ये आप लोगों को निकालना है अभी। ओके, एक दिन में कितना सेकेंड्स होता है और एक साल में कितना घंटा होता है, कितना आवर होता है। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। तो ये जो टाइम का अलग अलग यूनिट है, ये हमारे जरूरत के हिसाब से हम लोग इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन इन डेज और आवर्स। जैसे कि हमारा एज कितना है इस साल में हम लोग बताते हैं तो ज्यादा आसान होता है, लेकिन यही आपको बताया जाए कि आप कितने दिन और कितने घंटे कम हुए हैं तो आप बता पाओगे? सॉरी, काफी मुश्किल होगा, आपको लंबा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत बड़ा एक नंबर आपको बताना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन इयर्स एंड टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। तो इसी तरह आप अपने स्कूल आते हो घर से तो कितना टाइम लगता है, ये अगर आप साल में बताने जाओगे तो कितना मुश्किल होगा कि मेरे घर से स्कूल जाने में इतना साल लगता है, 0.005 साल लगता है। इस तरह बताओगे, अच्छा लगेगा सुनने में? नहीं ना। तो आप कितना क्या बताओगे कि मेरे घर से स्कूल जाने में 15 मिनट लगता है ना। तो आप कितना बड़ा आपका नंबर से उसके अकॉर्डिंग आप यूनिट जो है वो चूज करोगे। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड? द टाइम टेकन इन सेइंग allowed 2001 is nearby 1 second. Verify if by counting allowed from 2001 to 2010 the pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute, that is about 12 times in 10 seconds. This rate may be slightly higher for children. Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. Sundials, water clocks and sand clocks are some examples of such devices. Different designs of these devices were developed in different parts of the world. तो जब ये पेंडुलम क्लॉक्स पॉपुलर नहीं हुआ था उसके पहले लोग अलग अलग चीजों का यूज करते थे टाइम मेजर करने के लिए, जैसे कि सनडायल का यूज करते थे, वाटर क्लॉक का यूज करते थे, सैंड क्लॉक का यूज करते थे। और ये अलग अलग जगह पे कंट्री के अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से इसको डिजाइन किया गया था। ओके, नाउ देखो, पहले वंडर्स हाउ टाइम वाज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। पेंडुलम क्लॉक जब अवेलेबल नहीं था तो उस टाइम लोग किस तरह से टाइम को मेजर करते थे, तो वही बताया गया, सनडायल का इस्तेमाल करते थे, वाटर क्लॉक का इस्तेमाल करते थे। ओके, now the smallest time interval that can be measured with commonly available clocks and watches is 1 second. तो जो छोटा सा सबसे छोटा टाइम जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो कॉमन डिवाइस हमारे पास है टाइम मेजर करने के लिए, क्लॉक वगैरह, तो वो है 1 second. Okay, however now special clocks are available that can measure time intervals smaller than a second. तो आज के डेट में काफी डिवाइसेस जो है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, तो 1 सेकेंड को भी तोड़ तोड़ के उसमें दिखाया जाता है। Some of these clocks can measure time intervals as small as 1 millionth or even 1 billionth of a second. तो कुछ कुछ डिवाइस अभी ऐसा बन गया जो कि 1 सेकेंड को 1 मिलियन 1 बिलियन पार्ट में डिवाइड करके उसका एक पार्ट दिखा सकता है। ओके, यू माइट हैव हियर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रोसेकंड एंड नैनोसेकंड। तो माइक्रोसेकंड नैनोसेकंड के बारे में तो आप सुने ही होंगे। 1 माइक्रोसेकंड इज 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड। एक माइक्रोसेकंड मतलब 1 सेकंड को जब 1 मिलियन पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो उसका एक पार्ट जो है 1 माइक्रोसेकंड है। अ नैनोसेकंड इज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड।
और एक नैनो सेकेंड जो है यानी कि 1 सेकेंड को 1 बिलियन से डिवाइड करने से जितना आता है वो ये एक, ओके, उसको हम लोग कहते हैं एक नैनो सेकेंड। क्लॉक्स दैट मेजर सच स्मॉल टाइम इंटरवल आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो इतना छोटा छोटा टाइम जिस क्लॉक में मेजर होता है वो क्लॉक यूज किया जाता है सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए। द टाइम मेजर्ड इन डिवाइस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल्स दैट आर 1/10 और 1/100 ऑफ अ सेकेंड। और स्पोर्ट्स में जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं उसमें भी क्या हम लोग यूज करते हैं, 1 सेकेंड को 10th टाइम से डिवाइड किया जाए या 100 से डिवाइड किया जाए, इस तरह की डिवाइस का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज और मिलेनियम्स। तो दूसरे तरह अगर देखा जाए जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसमें टाइम सेंचुरी में काउंट होता है, ओके, और मिलेनियम्स में काउंट होता है। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ इयर्स। तो जो स्टार प्लैनेट इसका एज अगर हमें देखना है तो वो हम लोग काउंट करते हैं बिलियंस ईयर में, ओके। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल्स दैट वी हैव टू डील विद। तो आप इमेजिन करके देख सकते हो कि टाइम जो है हमें कितना छोटा टाइम से लेके कितना बड़ा टाइम तक हमें दिखाना पड़ता है, लेके हमें चलना पड़ता है। जैसे कि 1 सेकेंड को बिलियन से डिवाइड करके रिसर्च के लिए यूज होता है। वहीं पे एक स्टार का एक प्लैनेट का अगर एज आप पूछो तो वो बिलियन ऑफ ईयर में काउंट होता है, ओके। सो नाउ measuring speed. Having learned how to measure time and distance, you can calculate the speed of an object. Let us find the speed of a ball moving along the ground. तो अभी आप टाइम मेजर करना सीख गए, लेंथ डिस्टेंस मेजर करना सीख गए, तो अभी स्पीड किस तरह से मेजर किया जाता है चलो वो देखते हैं। तो एक बॉल जो ग्राउंड में मूव कर रहा है उसका स्पीड जो है हमें मेजर करने हैं। Activity 13.3. Draw a straight line on the ground with chalk powder or lime and ask one of your friends to stand 1 to 2 meters away from it. Let your friend gently roll a ball along the ground in a direction perpendicular to the line. Note the time at the moment the ball crosses the line and also when it comes to rest. How much time does the ball take to come to rest? तो अब क्या करना है कि आपको अपने एक फ्रेंड के साथ लेके ये करना है ये एक्टिविटी, ओके। चौक से एक लाइन खींचना है, आपका फ्रेंड को उस लाइन से 1 से 2 मीटर दूरी पे खड़े करने हैं और यहाँ पे खड़े करके यहाँ से बॉल को थ्रो करना है, ओके। बॉल थ्रो करोगे लाइन से जब बॉल पास होने लगेगा उस टाइम को आपको काउंट करना है और बॉल चलते चलते जब रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है यानी कि पूरा रुक जाता है वह तक टाइम आपको काउंट करना है। यहाँ से टाइम काउंट करना स्टार्ट करोगे, बॉल क्रॉस करेगा तुरंत और यहाँ पे अगर रुकेगा तो ये टोटल टाइम जो है वो आपको देखना है कितना टाइम लगता है, ओके। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट व्हिच द बॉल क्रॉस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम्स टू रेस्ट। तो आप क्या करना है, आपको ये लाइन से आपको डिस्टेंस मेजर करना है जहां तक बॉल रेस्ट में आया, जितना दूर तक, ओके। बॉल जहां रुका इस लाइन से उतने का डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है। यू कैन यूज अ स्केल और अ मेजरिंग टेप। आप एक स्केल और एक मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी, रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स इन टेबल 13.3। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। तो इसमें आपको डिस्टेंस भी मिल जा रहा है और टाइम आप पहले से मेजर कर ले रहे हो, तो इससे आपको स्पीड निकालना है, ओके। और ये आपको दूसरे फ्रेंड से भी ये एक्टिविटी कराने हैं और हर किसी का स्पीड जो है वो निकालना है। You may now like to compare your speed of walking or cycling with that of your friends. तो अभी आप चलने का, साइकिल चलाने का स्पीड जो है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस कितना है ये अगर आपको पता हो तो आपको आने में कितना टाइम लग रहा है ये आपको देखना है। देखने के बाद आप उसका स्पीड निकाल सकते हो कि आप जब स्कूल में आते हो तो आप कितने स्पीड से आते हो। You need to know the distance of the school from your home or from some other point. तो यहाँ पे वही बताया कि डिस्टेंस आपको पहले जानना है, चाहे आपके स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस या दूसरे कई जगह से आपके घर का डिस्टेंस।
Each one of you can then measure the time taken to cover that distance and calculate your speed. तो उसके बाद आप सब किसी को जो वो डिस्टेंस कवर कर रहे हो, अपना टाइम कितना लग रहा है वो डिस्टेंस कवर करने के लिए वो मेजर करना है और फिर आप स्पीड निकाल सकते हो. इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमंगस्ट यू इज द फास्टेस्ट. तो अभी ये इंटरेस्ट भी आएगा आपको कि आप लोगों में से कौन फास्टेस्ट है, कौन ज्यादा तेजी से साइकिल चलाते हैं, कौन ज्यादा तेजी से चलते हैं. लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि रोड में जब आप ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हो ध्यान से करना है, एक्सीडेंट ना हो जाए. ओके, ज्यादा तेजी के चक्कर में. Speeds of some living organisms are given in table 13.4 in kilometer per hour. You can calculate the speed in meter per second yourself. तो टेबल 13.4 में दिया गया है किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है. ओके, कुछ चीजों का स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, इसको आपको निकालना है मीटर पर सेकंड में. Rockets launching satellites into Earth's orbit often attain speeds up to 8 km per second. On the other hand, a tortoise can move only with a speed of about 8 cm per second. Can you calculate how fast is the rocket compared with the tortoise? तो tortoise के comparison में rocket कितना fast move कर रहा है क्या आप निकाल सकते हो? एक रॉकेट जो 8 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलता है और एक tortoise जो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलता है. तो ये दोनों के बीच में आपको कंपेयर करना है कि कितने फास्ट यहाँ पे रॉकेट मूव कर रहा है टोटल से. तो एक तो किलोमीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो आपको क्या करना है, दोनों को सेंटीमीटर में लाना है. ओके, वंस यू नो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट इन अ गिवन टाइम. ऑल यू हैव टू डू इज टू मल्टीप्लाई द स्पीड बाय टाइम. thus distance cover equal to speed into time. You can also find the time an object would take to cover distance while moving with a given speed. Time taken equal to distance by speed. तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्पीड का पहले मिल चुका था, अब डिस्टेंस कितना कवर किया है ये अगर आपको निकालना है, डिस्टेंस कितना कवर किया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है. डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस अगर किसी चीज का आपको निकालना है तो इसके लिए आपको चाहिए स्पीड इनटू टाइम. ओके, स्पीड जो है, स्पीड के साथ यानी कितने स्पीड से चला है उसके साथ कितना टाइम तक वो चला, ये अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है वो निकल जाता है. अब अगर टाइम कितना लगता है, टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया है बाय स्पीड. ओके, तो आपको टाइम निकल जाएगा कि टोटल कितना टाइम लगा है. तो ये तीनों जो फॉर्मूला है इसको याद रखना है. स्पीड निकालने का फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला एंड टाइम निकालने का फॉर्मूला. ओके, you might have seen a meter fitted on top of a scooter or a motorcycle. Similarly, meters can be seen on the dashboards of cars, buses and other vehicles. Figure 13.7 shows the dashboard of a car. Note that one of the meters has kilometer per hour written at one corner. This is called a speedometer. It records the speed directly in kilometer per hour. तो आप स्कूटर जो है, मोटरसाइकिल जो है या कार जो है उसमें देखोगे मीटर लगा हुआ रहता है और उसके कॉर्नर पे किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ रहता है. इस तरह से किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हुआ रहता है एक मीटर में. तो वो जो है उसको स्पीडोमीटर हम लोग कहते हैं. ओके, और इस मीटर में क्या करता है, ये स्पीड मेजर करता है, डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में स्पीड मेजर करता है कि आप कितने रफ्तार से चल रहे हो. There is also another meter that measures the distance moved by the vehicle. This meter is known as an odometer. और वहाँ पे एक और मीटर होता है जो कि उस व्हीकल का डिस्टेंस मेजर करता है कि वो व्हीकल जो है वो टोटल कितने डिस्टेंस कवर किया है. ओके, और उसको हम लोग ओडोमीटर के नाम से जानते हैं. While going for a school picnic, Pally decided to note the reading on the odometer of the bus after every 30 minutes till the end of the journey.
Later on, the recorded her readings in table 13.5. तो यहाँ पे एक पिकनिक में जा रहे थे स्कूल से, पहली ने क्या किया, बास का जो है हर 30 मिनट्स बाद रिकॉर्ड लिए ओडोमीटर का कि वो कितना दूर कवर किया हर 30 मिनट्स में, तो उसका रीडिंग यहाँ पे दिया गया है, देखो टेबल 13.5 में। ओके, कैन यू टेल हाउ फार वाज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल? तो इसको देख के, इस ओडोमीटर का रीडिंग को देख के क्या बता सकते हो कि स्कूल जो है वो स्कूल से पिकनिक स्पॉट कितना दूरी पे था? कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस? बस का स्पीड क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे? लुकिंग एट द टेबल, वो जो आस्क्ड पहले, वेदर शी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रैवल्ड टिल 9:45 AM। तो 9:45 AM तक वो लोग कितना दूर ट्रैवल किए थे? पहले had no answer to this question. They went to their teacher. She told them that one way to solve this problem is to plot a distance time graph. Let us find out how such a graph is plotted. तो यहाँ पे हर 30 मिनट के बाद दिया गया है, तो 9:30 में एक रीडिंग लिया था और 10 AM में दूसरा रीडिंग लिया। तो अभी पूछा जा रहा है, मतलब बोझो ने पूछा था कि 9:45 में कहाँ तक गए हुए थे? तो 9:45 में कहाँ तक गए हुए थे? यहाँ पे तो रीडिंग लिए ही नहीं उस टाइम, कितने किलोमीटर गए थे। तो वो लोग टीचर के पास गए कि 9:45 में हमारा बस कहाँ तक गया था, हम लोग कैसे निकाले? तो टीचर ने बताया कि इसको निकालने का एक तरीका है, जो कि आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक गए हुए थे उस टाइम। ओके, तो अभी हमें देखना है कि ये ग्राफ बनता कैसे है। So now distance time graph. You might have seen that newspapers, magazine, etc. present information in various forms of graphs to make it interesting. तो आप न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन से अगर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्राफ्स आपको देखने को मिलता है। The type of graph shown in figure 13.8 is known as a bar graph. तो यहाँ पे आपके बुक्स में 13.8 में जो ग्राफ दिया गया है ये एक बार ग्राफ है। ओके, another type of geographical representation is a पाई चार्ट, और दूसरा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें होता है वो पाई चार्ट होता है, जो गोल होता है। ओके, द ग्राफ शोन इन फिगर 13.10 इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइन ग्राफ। तो फिगर 13.10 आप देखो, उस पे जो ग्राफ दिया गया है वो एक लाइन ग्राफ का एग्जांपल है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक लाइन ग्राफ में हम लोग बनाते हैं। लेट अस लर्न टू मेक सच अ ग्राफ। तो चलो एक ग्राफ हम लोग इस तरह का सीख लेते हैं। ओके, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पेपर शीट आपको लेने के लिए बोला गया है। ड्रॉ टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑन इट एज शोन इन फिगर 13.11. मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज x o x. It is known as the x axis. Similarly, mark the vertical line y o y. It is called the y axis. Okay, the point of intersection of x o x and y o y is known as the origin O. तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ग्राफ पेपर एक लेना है आपको, लेने के बाद उसको इस तरह से लाइन आपको बनाने हैं। ओके, बनाने के बाद आपको ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये रहा आपका जीरो ओ जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, तो यही है O origin. ओके, the two quantities between which the graph is drawn are shown along these two axes. तो जिसको लेके हम लोग ग्राफ बनाए हैं वो ये दो एक्सिस में हमें शो करने हैं। We show the positive values on the x axis along OX. Similarly, positive values on the y axis are shown along OY. In this chapter, we shall consider only the positive values of quantities. तो इसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग देखेंगे, तो नहीं तो नेगेटिव अगर देखना होता तो ग्राफ इस तरह का होता। ओके, तो इस साइड में होता -x, इस साइड में होता -y। ये पूरा y एक्सिस है, ये पूरा x एक्सिस है। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू वाला ग्राफ करेंगे, तो हमें इस साइड की जरूरत ही नहीं है। ओके, हमें जरूरत पड़ेगा इस साइड का। Therefore, we shall use only the shade part of the graph shown in figure 13.11. तो फिगर 13.11 में देखो एक शेड पार्ट दिया गया है, इसी का यूज हमें सिर्फ करने हैं।
Bojo and Paley found out the distance traveled by a car and the time taken by it to cover that distance. The data is shown in table 13.6. तो यहाँ पे टेबल 13.6 पे देखो एक कार का टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस कवर किया है वो दिया गया है. ओके, तो इसको हमें ग्राफ पेपर में बनाने हैं. राइट, तो चलो आप बना लेते हैं इसको. किस तरह से बनाओगे? एक एक्सिस में आपको टाइम दिखाना है और एक एक्सिस में आपको डिस्टेंस दिखाना है. ओके, तो डिस्टेंस जो है हम लोग इसमें दिखाते हैं डिस्टेंस, और इसमें आप लोग दिखाएंगे टाइम. तो टाइम जो है यहाँ पे टाइम जो है मिनट में लिया गया है, डिस्टेंस किलोमीटर में लिया गया है. तो टाइम जो है वो मिनट में है और डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है. ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कि किस अकॉर्डिंग आपको चाहिए. तो 0 1 2 3 4 5 दोनों में वही है. तो आपको क्या करना है, ये 0 आपका हो गया, देन 1 2 3 4 5. ओके, सेम 1 2 3 4 एंड 5. इस तरह आपको मार्क कर लेना है. उसमें जो बॉक्स है उसको गैप दे के. ओके, 1 मिनट जो है आपको 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लेना है. जो बॉक्स में 1 सेंटीमीटर है उसको छोड़ देना है, और 1 किलोमीटर को भी हम लोग 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे. तो पहले तो 0 0 से स्टार्ट हुआ, देन इसको हम लोग लाइन बना ही लेते हैं तो हमें और ज्यादा इजी होगा. ओके, तो फर्स्ट नंबर पे क्या था, 0 0, यहां से उसका स्टार्टिंग हुआ. देन सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहां पे देखो 1 डिस्टेंस किलोमीटर 1 किलोमीटर और टाइम भी 1 मिनट. तो यहां पे सेकंड 2 किलोमीटर 2 मिनट पे, थर्ड 3 किलोमीटर 3 मिनट पे, फोर्थ 4 किलोमीटर 4 मिनट पे, 5 किलोमीटर 5 मिनट पे. राइट, तो आपको क्या करना है, यहां से एक लाइन इस तरह से खींच देना है बिल्कुल बीच में से. ओके, तो ये हो जाता है आपका ग्राफ. Generally the choice of scale is not as simple as in the example given in figure 13.12 and 13.13. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. Let us try to understand this process with an examples. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका 1 बॉक्स को ही काउंट करना पड़े. ओके, दोनों अलग अलग भी लेना पड़ सकता है. 1 सेंटीमीटर दोनों में लिए हम लोग, लेकिन इसमें चेंजेस भी हो सकता है. आपको जिस तरह से नीड है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको बनाना पड़ेगा. लेट अस अगेन कंसीडर द मोशन ऑफ द बस दैट took Pally and her friends to the picnic. The distance covered and time taken by the bus are shown in table 13.5. The total distance covered by the bus is 80 km. If we decide to choose a scale 1 km equal to 1 centimeter, we shall have to draw an axis of length 80 centimeter. तो यहाँ पे जो फिगर 13.5 था जिसमें हर आधा घंटे में वो मेजर किए थे, है ना, तो उसमें अगर आप देखो उसमें अगर 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बराबर लेते हैं तो उसमें टोटल 80 किलोमीटर ट्रैवल किया था वो बस. राइट, सॉरी, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से देख के हम लोग बनाए तो हमें 80 सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर चाहिए होगा, उतना बड़ा हमें बनाना पड़ेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो ये एक पेपर की शीट में पॉसिबल है ही नहीं. ऑन द अदर हैंड, a scale 10 kilometer equal to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter. This scale is quite convenient. तो यहाँ पे अगर हम लोग 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से पकड़ ले तो काफी आसान हो जाएगा, है ना. तो हमें 1 सेंटीमीटर के पेपर पे ही हम लोग पूरा ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये हमारे लिए काफी कन्वीनियंट है. However, the graph may cover only a small part of the graph paper. Some of the points
to be kept in mind while choosing the most suitable scale for drawing a graph paper arc. तो ग्राफ जो आप ड्रॉ करते हैं उस टाइम हमें कुछ चीजें हमारे ध्यान में रखना होता है. क्या चीजें? एक तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी. हर एक क्वांटिटी का जो डिफरेंस है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का, ये हमें ध्यान में रखना है. द इंटरमीडिएट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी सो दैट विद द स्केल chosen it is convenient to mark the value on the graph. तो जो इंटरमीडिएट वैल्यू है दोनों क्वांटिटी का, ओके, उसको भी हमें चूज करना है हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि हम लोग उसके वैल्यू को मार्क कर पाए ग्राफ पे. उसके बाद टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन व्हिच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन. और हमें ये भी देखना है कि ग्राफ जिसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं मैक्सिमम पार्ट हम यूटिलाइज कर ले. सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 25 cm into 25 cm on of this scale which meets the above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be distance 5 km equal to 1 cm and time 6 minutes equal to 1 cm. Can you now draw the distance time graph for the motion of the bus? Is there graph drawn by you similar to that shown in figure 13.13? तो आपको अभी क्या करना है, आपको 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेना है. ओके, फिगर 13.5 जो ग्राफ है उसको बनाने हैं 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, और टाइम आपको 6 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना है. ओके, तो अभी आपका वो ग्राफ जो है ड्रॉ करना है. ये ड्रॉ करके आप लोग भेजेंगे मुझे. फिगर आपका टेबल जो है 13.5 का मैं बता रहा हूँ. ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है इससे हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलता है व्हेन कंपेयर्ड टू द डेटा प्रेजेंटेड बाय अ टेबल. फॉर एग्जांपल टेबल 13.5 gives information about the distance moved by the bus only at some definite time intervals. On the other hand, from the distance time graph we can find the distance moved by the bus at any instant of time. तो उस टेबल से अगर आप देखो 13.5 टेबल में, तो वहां पे हर आधे घंटे के बाद का इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन हर टाइम पे वो बस कहाँ तक ट्रैवल की है वो हमारे पास नहीं है. लेकिन यही अगर ग्राफ पेपर पे आप लोग ड्रॉ कर ले तो आप कभी कभी आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो. सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रैवल्ड एट 8:15 am. We mark the point corresponding to the time 8:15 on the x-axis. Suppose this point is A. Next we draw a line perpendicular to x-axis or parallel to the y-axis at point A. We then mark the point T on the graph at which this perpendicular line intersects it. Next we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersects the y-axis at the point B. The distance corresponding to the point B on the y-axis. OB gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 am. How much is this distance in kilometer? Can you now help Paheli to find out distance moved by the bus at 9:45 am? Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? तो यहाँ पे समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को, तो चलो ये वाला हम ही आप लोगों को बनाने में मदद कर देते हैं. ओके, ये जो ग्राफ है इसको मैं हेल्प कर देता हूँ आप लोगों को बनाने के लिए. y axis, x axis. डिस्टेंस किस में है? डिस्टेंस है किलोमीटर में. एंड टाइम है मिनट में. ओके, तो वहां पे क्या बताया गया था आपको कि डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर लेना है 1 सेंटीमीटर के लिए, राइट? तो ये हमारा हो गया 0, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
15 ओके। इस तरह से आपको 80 तक करने हैं। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं लेकिन आप लोग करोगे ओके। देन इस साइड में हमें 6 मिनट का पकड़ लेना है ओके। 6 12 18 24 30 36 42 48। इस तरह से आपको इसको भी पूरी करने हैं ओके। नाउ 8 AM में 0 किलोमीटर, तो ये हमारा पहला हो गया। देन 20, चलो इसको भी पूरा बना लेते हैं तो आप लोगों के लिए आसान होगा। ग्राफ पेपर पे इस तरह की लाइन पहले से रहता है तो इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होता है, ये सारे लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ता है ओके। सो अभी आपको क्या बताया कि 8 बजे वो कार का जो था 0 किलोमीटर था। देन 8:30 में 20 किलोमीटर, 8:30 में ये हुआ आपका 30 मिनट ओके। 8:30 में 20 किलोमीटर यानी कि ये रहा 20 किलोमीटर 8:30 में ओके। देन इस तरह से आपको जब बढ़ते हुए जाएगा तो आप उसको बना पाओगे ओके। तो हम बस एक ही पॉइंट उठा लिए। अब हमें निकालना है, मान लो कि 8:15 में वो कहां पे गया था ओके। यहाँ पे तो हमें 8 बजे के बाद सीधा 8:30 का बताया गया, तो हमें 8:15 का निकालना है। तो 8:15 का हम किस तरह से निकालेंगे बताओ। 15 कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। उसके बीच में देखोगे 5 लाइन होता है ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। इस पोजीशन पे अगर 5 आता है तो आपको लाइन इस तरह से एक खींच देना है ओके 8:15 में। तो ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे। कितने किलोमीटर हो रहा है, 10 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो 8:15 में वो कितने किलोमीटर कवर किया था, डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया था, और 8:30 में वो 20 किलोमीटर कवर किया है। समझ में आ रहा है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 8:45 में जो किया था वो भी आपको इस तरह से लाइन खींच के आपको दिखाना है ओके। तो ये वाला जो ग्राफ है आप खुद से करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, करके आप शो करेंगे मुझे ओके। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई डाउट है नहीं, but in case if you have any doubt you can ask me so that I can clarify it okay. So now you have to write down the hard words of this chapter and the activity whichever I have told you to complete. The table number 13.4 you have to complete, 13.3 also you have to complete okay. And let me know where you have doubt so that I can clarify it. So for now, bye, have a good day.